अब आती है अगली संधि पररूप संधि। तो पररूप संधि का मुख्य सूत्र है एंगी पररूपम। तो ये कहाँ होती है कि अवर्णात् एंगादो धातो परे पररूप में एकादेशः स्यात्। जहाँ उपसर्ग होते हैं, संस्कृत में कुछ उपसर्ग होते हैं जो धातुओं के साथ लगते हैं, तो उन उपसर्गों में जो अकारांत उपसर्ग होता है, उस अकारांत उपसर्ग के बाद यदि एंगादि धातु आती है तो वहाँ पररूप संधि होती है। पररूप का मतलब है पर जैसा रूप हो जाना। दो वर्णों में एक वर्ण पूर्व का होगा यानी पहला होगा, एक दूसरा होगा। तो दूसरा होता है उसे पर कहते हैं, यानी बाद वाला। तो बाद वाला रूप हो जाने का नाम ही है पररूप। तो जब पररूप हो, पर जैसा रूप हो जाता है, तो उस संधि का नाम है पररूप। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि संधियों का तीन प्रकार, संधि की तीन संभावनाएं हो सकती हैं। कि पहली संभावना कि पहले वर्ण में परिवर्तन आए, एक वर्ण को परिवर्तन आए, तो यण संधि और अयादि संधि उसका उदाहरण है जहां पहले वर्ण को परिवर्तन होता है। दूसरा हमने बताया था कि दोनों को भी परिवर्तन हो सकता है। तो जो गुण संधि और वृद्धि संधि है और दीर्घ संधि है, यह उसके उदाहरण है जहां दोनों में परिवर्तन होता है। हमने यह भी बताया था कि ऐसा भी हो सकता है कि कहीं दूसरे वाले को परिवर्तन हो। तो यहाँ सॉरी, एंगी पररूपम में भी पूर्व वाले में परिवर्तन और हो रहा है, क्योंकि यह दूसरी की तरह हो जा रहा है। तो यह भी यण संधि और अयादि संधि की तरह है। तो यह कहाँ होती है? जहाँ उपसर्ग अवर्णांत हो, उपसर्ग के अंतिम में अ हो और उसके बाद कोई धातु हो। वह धातु होनी चाहिए एंगादि धातु, यानी ए और ओ वाली धातु। ए और ओ जिसके प्रारंभ में के वर्ण हो, प्रारंभिक वर्ण हो, ऐसी जब धातु रूप आ जाता है तो वहाँ पररूप आदेश होता है। तो उदाहरण है प्र प्लस एजते, एज धातु है, प्र है, यह प्र के अंतिम में अवर्ण है, प्र अ सुनाई दे रहा है। आगे एजते है, एज धातु है एकारादि। तो ए है तो अ और ए को मिल करके होना चाहिए था क्या? गुण होना चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए थी अ और ए को मिल करके। चूंकि यहाँ यह अ उपसर्ग का है और ए धातु का है, तो यहाँ एंगी पर रूपम से पररूप आदेश होता है। तो अ और ए इनको दोनों को मिल करके पर जैसा रूप, पर में है ए तो इन जैसा रूप हो जाता है, दोनों को ए हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, हमने कहा था कि कहीं एक को परिवर्तन होता है, तो यहाँ दृष्टि में तो ऐसा होता है कि अ को अ और ए मिले हैं, दूसरे जैसा हुआ है। वस्तुतः यहाँ अगर भाषा शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो दोनों में परिवर्तन हुआ है, दोनों में परिवर्तन ए हुआ है। चूंकि वह दूसरा जैसा लग रहा है तो ऐसा लग रहा है कि पूर्व को ही परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ सैद्धांतिक तौर पर यह मानना होता है कि दोनों को हुआ है, क्योंकि एक सूत्र है एकः पूर्व पर्यो, इन दोनों के अधिकार में यह होता है। तो दोनों को ही परिवर्तन हुआ है, यह मानना है। एंग में आते हैं ए और ओ। तो एंग का उदाहरण, ए का उदाहरण दे दिया है, ओ का उदाहरण है उपोषति। उप है औषधि है, उप में उप एक उपसर्ग है और उस उपसर्ग के अंतिम में अ बैठा हुआ है, ओष धातु है इसीलिए उप उपसर्ग है। तो ओष धातु में ओ है तो अ और ओ को मिलकर के पररूप हो जाएगा। पर में है ओ तो दोनों को मिलकर के ओ हो जाएगा, तो क्या बनेगा? उपोषति बनेगा। इस तरह से पररूप संधि का विवेचन समाप्त।